भारत अब तक सऊदी और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के 146 देशों से भी ज्यादा देशों की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद पूरी तरीके से मान चुका था कि इस बार उसे स्थायी सदस्यता के लिए कोई भी अड़ंगा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन भारत का चीन ने भी अपने आप को भारत के सामने सरेंडर करते हुए भारत के वीटो पावर को लेकर के अपना सबसे बड़ा समर्थन भी भारत के हाथों दे दिया था। और इसके बाद पूरे दुनिया भर में यह चर्चा हो रही थी कि अब भारत अगले ही दिन यानी आज उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता यानी कि वीटो पावर मिल जाएगी और अब भारत इसका सबसे अहम और स्थायी सदस्य देश बन जाएगा। लेकिन आखिरकार फिर से भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले सबसे बड़े मास्टरमाइंड देश का अब नाम उजागर हो चुका है, जिसने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है। दरअसल सऊदी और तुर्की, जिन्हें अब तक भारत पूरे घटनाक्रम का मुखिया मान रहा था, वो तो सिर्फ प्यादे निकले और भारत और तुर्की सऊदी अरेबिया को लेकर के असल मास्टरमाइंड अब भारत के सामने आ चुका है, जिसके साथ अब तक भारत अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में लगा था, जिसके साथ भारत यह मान रहा था कि सिर्फ कुछ हद तक ही व्यापारिक चीजों पर यह सब कुछ चल रहा है और भारत इसे जल्द ठीक कर लेगा। अपने एक सहयोगी देश को नहीं खोना चाह रहा था। आखिरकार वही देश भारत के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तब सामने आया जब यहां पर स्थायी सदस्यता को लेकर के फाइनल प्रपोजल रखा गया। बता दें कि लगभग 146 देशों से ज्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को पहले ही अपना समर्थन दे दिया था और इसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग रखनी थी आज, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 5 वो स्थायी देश जिनके पास वीटो पावर पहले से मौजूद है, उनके सामने एक बंद कमरे में यह भारत का प्रस्ताव रखा जाना था। और रखे जाने के बीच में जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असल में वो देश पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है जो अब तक पूरे के पूरे इस गेम प्लान को रच रहा था। आप में से कुछ लोग इस पर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल वो देश है ही नहीं जिस पर आप अभी भी अंदाजा लगा रहे हैं। कौन सा देश असल में पूरा मास्टरमाइंड बन करके सामने उभर करके आया है और साथ साथ क्या उसने पूरी नीतियां रची जो अब तक सऊदी अरेबिया भारत के साथ कर रहा था, जो पूरा का पूरा समझौता नल्ला पाक के साथ सऊदी के बीच में हुआ था। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार कौन सा देश है जो पूरी की पूरी प्लानिंग रच रहा था। दरअसल अब एक बार फिर से जब भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के बात पहुंच चुकी थी, या आखिरी किमान तक तो वहां पर बात यह मानी जा रही थी कि चीन इस पर रोक लगा देगा, लेकिन चीन ने भारत को समर्थन दिया है इस बार। अब आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो प्रयोग करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहुंचे डेलीगेट्स ने, जो वहां पर मौजूद थे, एक बंद कमरे में जब 5 सदस्यों के बीच, जो कि स्थायी सदस्य होते हैं, और अंतिम फैसला किसी भी देश के स्थायी सदस्य होने का इन्हीं 5 देशों द्वारा लिया जाता है। आपको बता दें कि वो 5 देश में से एक रूस है, एक चीन है, एक अमेरिका है, एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है। इन 5 देशों की तरफ से मिलकर के स्थायी सदस्य का चुनाव करना था और जैसे ही बंद कमरे में यह पटल पर इन 5 देशों के बीच में रखा गया तो सऊदी अरेबिया का साथ देते हुए यहां पर अमेरिका उतर चुका है। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो लगाने की बात कही है और कहा है कि भारत को अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए और वो इसके खिलाफ वीटो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा मामला ही बदल चुका है। जैसे ही यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर उन कमरे से बाहर निकल करके आई तो वहां पर मौजूद देश भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो अमेरिका अभी 4 से 5 महीने पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जब भारत के पीएम के बीच में बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य होना चाहिए और वह इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चीन की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंध पर भी उससे बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करेंगे। वही अमेरिका अब भारत के खिलाफ अपना वीटो पावर इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और अब इस बात को लेकर के आपके होश तो और भी ज्यादा तब उड़ने वाले हैं आपको पूरी कहानी पता चलेगी। दरअसल अब तक भारत यह मान रहा था कि सऊदी ने पाक नल्ला के साथ मिलकर के पूरा का पूरा समझौता किया है, लेकिन असल में इस पूरे के पूरे समझौते का पूरा मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका अब दुनिया के सामने आ रहा है। अब आपको जानकर हैरानी तब होगी जब मैं आपको इसकी असल बात बताऊंगा। आपको पता है कि दोहा कतर में यह मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी जहां पर सऊदी अरेबिया और नल्ला पाक के बीच में यह पूरा का पूरा गठबंधन अलग से किया गया था, अलग से मीट की गई थी।
लेकिन आपको जान करानी तब हो जाएगी जब आपको यह समझ में आएगा कि असल में इस बैठक से ठीक 3 दिन पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में देर रात तक वार्ता हुई थी और उसके ठीक 2 दिन बाद यह पूरा का पूरा फैसला लिया गया। और उसी बीच में ही नल्ला पाक की तरफ से वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असल मास्टरमाइंड अमेरिका बन चुका है और यह पूरी की पूरी प्लानिंग और यह पूरा का पूरा मीटअप गुपचुप तरीके से करने की कोशिश की गई थी ताकि दुनिया को इसकी भनक ना लग पाए। लेकिन भनक तो तब लग गई जब इजराइल की मोसाद को इस बात की भनक लग गई। जैसे ही इजराइल को इस बात की भनक लगी तो इजराइल को समझ आ गया कि यहाँ पर गेम प्लान किसी और का नहीं बल्कि भारत का ही है। और आपको पता ही है कि भारत के सबसे करीबियों में से गिना जाता है इजराइल, और इजराइल ने जैसे ही यह बात भारत को बताई, अब इस वक्त पूरे मामले का साफ स्पष्टीकरण पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बता दें कि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य बने। अमेरिका इस वक्त भारत के खिलाफ सऊदी और तुर्की तक से मुलाकात कर रहा है। आपको याद होगा कि भारत के जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके मुश्किल से 15 दिन के बाद ही ट्रंप ने तुर्की के मुखिया से मुलाकात की थी और मुलाकात करते हुए कहा था कि वह उन पर लगे हुए पुराने बैन को हटाने जा रहे हैं। यह बात तभी समझ में आ जानी चाहिए थी। हालांकि तब तक किसी बार इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इस हद तक भारत के खिलाफ गिरने जा रहा है। लेकिन हद तो अब शुरू हो चुकी है जब मेडिटेरियन सीन में इस वक्त भारत, तुर्की और सऊदी अरेबिया आमने सामने हो चुके हैं। बता दें कि तुर्की ने भारत को लगभग 20 घंटे पहले भारत के खिलाफ फिर से अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि भारत अगर अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से नहीं हटाता है तो इसके जिम्मेदार भारत खुद होगा। उसके आगे जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। ऐसा कहते हुए तुर्की ने भारत को धमकी दी थी और इस धमकी के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि असल मास्टरमाइंड अमेरिका निकल करके अब सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी युद्धपोत इस वक्त तुर्की के पोर्ट पर तैनात हैं और अमेरिकी युद्धपोत जो यहाँ भूमध्य सागर की सुरक्षा की दृष्टि से थे उनसे लगभग 8 युद्धपोत ज्यादा अमेरिका ने पहले ही पहुंचा दिए थे। यानी कि पूरी की पूरी साजिश किसी और नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ रची गई थी। और यह जब सब कुछ सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा था तो अब तक अमेरिका शांत बैठा था। अमेरिका अब तक सऊदी अरेबिया की तरफ से भारत के लिए किए गए खिलाफ जो समझौता थे उसको लेकर के मुंह बंद किए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे थे इस पर जो सऊदी अरेबिया ने किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन इस पर कोई स्ट्रांग बात अमेरिका की तरफ से नहीं कही गई थी। दुनिया को तब भी डाउट था कि आखिरकार सऊदी अरेबिया ने भारत के खिलाफ इतना बड़ा समझौता किया है और इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने इसका जवाब देने से बच रहे थे। लेकिन अब जाकर के पूरा मामला खुला तो जब यह सब कुछ सामने आया तो अब आखिरकार लोगों की नींद भी खुल चुकी है और भारत को भी पता चल चुका है कि आखिरकार वहां पर माजरा क्या चल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस से उम्मीद खत्म नहीं हुई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अमेरिका अगर भारत पर वीटो कर देता है तो भारत स्थायी सदस्य कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी भूचाल आ चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 देश हैं और 193 देशों से भी ज्यादा इस वक्त लोग प्रेजेंट यहां पर हैं। ये देश में से लगभग 146 से ऊपर देशों ने भारत को सीधे अपना संभे जो प्रतिनिधित्व है वह सौंप दिया है। इन लोग देशों का यह कहना है कि भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से किया जा रहा यह वीटो उन्हें मंजूर नहीं है। यानी कि एक बार फिर से यूएन में विरोध का स्वर गूंज चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो कोई ना कोई देश कभी ना कभी किसी देश के खिलाफ वीटो लगा देगा और आने वाले समय में किसी भी देश को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाएगी। और भारत के लिए स्थायी सदस्यता इसलिए आवश्यक है कि जहां एक तरफ 50 से ज्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश तो वहीं ईस्ट साउथ ईस्ट के जो देश हैं वो भी भारत का सहयोग कर रहे हैं और इन देशों की संख्या अगर मिला के देखी जाए तो 80 से ऊपर चली जाती है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन यूनियन का जो पूरा इलाका है, इसे भी देखा जाए तो इन सभी देशों को मिलाकर के 150 से भी ज्यादा देश हो जाते हैं और यह 150 से भी ज्यादा देश भारत के सहयोग में साथ पे खड़े हैं और अब इसमें बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। दरअसल मैटर अब चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष भी यह मान चुके हैं कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता देना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि भारत एक तरफ तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की और दूसरी तरफ भारत इन सभी देशों का अकेले प्रतिनिधित्व करने को तैयार भी है और यह सभी देश भारत को अपना प्रतिनिधित्व करता भी मान रहे थे। ऐसे में अगर भारत को यूएन से बाहर रखा जाता है तो यूएन का कोई तात्पर्य नहीं बनता है और ऐसे में भारत अगर चाहे तो यूएन के ही सदस्य देशों से अपना एक अलग संगठन खड़ा कर सकता है, जिसके चलते यूएन का कोई महत्व नहीं बचेगा। और इस चलते एक बार फिर से इस बिल में ही संशोधन की बात की जा रही है। इस बिल में संशोधन की यह बात की जा रही है कि अगर इसके 5 स्थायी देशों में से 4 स्थायी देश किसी बिल पर अपना पूर्ण सहयोग समर्थन देते हैं तो इसके बाद किसी एक देश के सहयोग समर्थन न करने की कोई वजह नहीं बनेगी और उसके वोट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा।
यानी कि अगर सीधे तौर पर 4 देश चीन और रूस, साथ ही फ्रांस और इस मामले में यूके अगर भारत को सपोर्ट कर देते हैं और इसके बाद अमेरिका इस पर अपना वीटो लगाने का भी प्रयास करता है तो उसका वीटो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह के संशोधन की तैयारी चल रही है। हालांकि इस संशोधन को 193 देशों में लगभग 185 देशों से पास करना होगा और जैसे ही यह पास हो जाएगा उसके बाद भारत के वीटो पावर का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले में किसी भी वीटो देश का होना या ना होना जरूरी नहीं है, यानी कि इसमें सभी देशों का एक तरफ सामान्य वोट माना जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर युगांडा ही क्यों ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ सबसे बड़ा समर्थन खड़ा हो चुका है यूएन में, और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक तरफ तो तुर्की और सऊदी को लथड़ दिया है, तो वहीं तुर्की और सऊदी की तरफ से भारत के किए खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर ऐसा पटकनी दी है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस वक्त भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तुर्की और सऊदी के मिश्रित परमाणु हथियारों की जखीरे तैयार करने की पूरी प्लानिंग को ही खोल करके रख दिया है। भारत ने साफ किया है कि एक तरफ तो तुर्की और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते इन देशों पर प्रतिबंध लगना लाजमी है। यानी कि अगर अमेरिका इन देशों के सहयोग में उतर भी आता है तो अब उसे मजबूरन इन पर प्रतिबंध आरोपित करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। अब आपको लग रहा होगा कि यूएनएम इनरिचमेंट से इतना बड़ा आरोप कैसे? आपको पता है कि ऑल हाल फिलहाल में ईरान के साथ क्या किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर जैसे स्ट्राइक की थी, वो स्ट्राइक का सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि ये इस वक्त यहाँ ईरान अपना इनरिचमेंट का काम कर रहा था, उन लैब को संचालित कर रहा था जो कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों के लिए बहुत बड़ा जखीरा बना सकती हैं, और इसे थ्रेट मानते हुए यह सारा फैसला लिया गया था। और अब वही फैसला सऊदी अरेबिया और तुर्की के खिलाफ लिया जाने वाला है। यानी कि अब भारत ने बुरी तरीके से इन्हें एक तरफ तो मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ भारत ने रेड सी और अरब सी में इन्हें लथड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सऊदी अरेबिया के उत्पादों पर लगातार प्रतिबंध लगाते हुए उसे भी बुरी तरीके से हरा दिया है। अब खबर यह इस वक्त निकल करके आ रही है कि अमेरिका के इस चीज को लेकर के अब आगे क्या एक्शन लेने वाला है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की ठंडी लेकिन तनाव से भरी गलियों में अब वह माहौल बन चुका था जिसका अंदेशा कुछ ही लोगों ने पहले लगाया था, क्योंकि जो शुरुआत तुर्की और सऊदी अरब की ओर से भारत को घेरने की कोशिश से हुई थी वह अब सीधे सीधे वॉशिंगटन डीसी की ओर इशारा कर रही थी। और यह खुलासा जब हुआ तो पूरे कूटनीतिक गलियारे में जैसे बिजली गिर गई कि असल मास्टरमाइंड भारत की स्थायी सदस्यता रोकने के पीछे अमेरिका ही है, जिसने अपने चेहरे पर सहयोग का मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन भीतर ही भीतर वह वही पुरानी ताकत था जो विश्व व्यवस्था को अपने नियंत्रण से बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। और यही वह सच्चाई थी जिसने माहौल को और विस्फोटक बना दिया। दरअसल अमेरिका की पूरी रणनीति बेहद चतुराई से बुनी गई थी। उसने प्रत्यक्ष तौर पर भारत का विरोध करने का साहस नहीं दिखाया, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया की नजरों में भारत का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि खुलेआम विरोध करना अमेरिका की छवि पर गहरा धब्बा डाल देगा। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप यानी उस पुराने समूह को सक्रिय कर दिया जो हमेशा से भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ काम करता आया है। और इसमें तुर्की, पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल रहे हैं, जिन्हें अमेरिका समय समय पर अलग अलग तरीके से ताकत, पैसा और समर्थन देता रहा है ताकि यह समूह भारत की राह रोक सके। और यही वजह थी कि जब तुर्की ने अचानक से संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर 3 बड़े आरोप लगाए तो असल में उसकी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन से लिखी गई थी। यह आरोप भी ऐसे गढ़े गए थे जिनसे पश्चिमी देशों के संवेदनशील मुद्दों को हवा मिल सके, जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार, पड़ोसियों के साथ संबंध और वैश्विक नियमों का पालन, ताकि अमेरिका सीधे सामने आए बिना भारत की छवि पर धब्बा लगाने का काम पूरा कर सके। लेकिन इस खेल का असली राज तब खुला जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि तुर्की प्रतिनिधि ने अपना भाषण देने से चंद घंटे पहले ही न्यूयॉर्क के एक होटल में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी, और यहीं पर वह आखिरी लाइंस फाइनल की गईं जिनका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारत के खिलाफ किया गया। इस खुलासे ने तो कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि अमेरिका एक ओर तो भारत को इंडो पैसिफिक का पार्टनर कहकर साथ खड़ा दिखा रहा था, लेकिन दूसरी ओर ग्लोबल साउथ की ताकत बनने से रोकने के लिए वह हर संभव चाल खेल रहा था। जयशंकर ने जब यह परत दर परत खुलती साजिश देखी तो उन्होंने तुरंत रणनीति बदली और तय किया कि अब मुकाबला सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर गठबंधन खड़ा करके होगा। इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन 12 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से 1-on-1 मीटिंग की और उन्हें सीधे यह भरोसा दिलाया कि भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए जरूरी है जो अब तक पश्चिम की छाया में दबे रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकी देशों को याद दिलाया कि दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र का रहा है, जबकि आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। लातिन अमेरिकी देशों को यह संदेश दिया गया
कि उनके मुद्दे हमेशा हाशिए पर रहे हैं, क्योंकि 5 वीटो धारक देश सिर्फ अपने हित देखते रहे और एशियाई देशों को यह एहसास दिलाया कि अगर भारत जैसे देश को वीटो शक्ति नहीं मिलती तो एशिया की आवाज हमेशा चीन के हाथों में बंधक बनी रहेगी। जयशंकर का यह तर्क इतना दमदार था कि जो देश अब तक दुविधा में थे वे खुलकर भारत के समर्थन में आ गए। लेकिन अमेरिका यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने अपने पुराने सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस के जरिए यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विस्तार करना बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए लंबी संवैधानिक प्रक्रियाओं की जरूरत है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया गया कि भले ही भारत को समर्थन मिल जाए, लेकिन प्रक्रिया इतनी उलझी हुई होगी कि इसे लागू करना असंभव होगा। मगर भारत की कूटनीति ने यहां भी बाजी पलट दी, क्योंकि जयशंकर ने साफ कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में हो सकता है, जब दुनिया युद्ध की तबाही से जूझ रही थी, तब इतने कम समय में पूरी व्यवस्था तैयार हो गई थी, तो आज क्यों नहीं हो सकता। और यही लाइन पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइन बन गई। इसने न सिर्फ अमेरिका की चाल को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत अब किसी बहाने को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। इस बीच पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक और कोशिश की कि कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाकर भारत को दबाव में लाया जाए, लेकिन जयशंकर ने इस पर भी एक सटीक जवाब दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और जो देश इस पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें पहले अपने घर के हालात पर नजर डालनी चाहिए। और इस बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में एक वैश्विक ट्रेंड शुरू हो गया, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों ने लिखा कि भारत का रुख बिल्कुल सही है। दूसरी ओर सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारत के लिए बड़ा झटका जरूर था, लेकिन यहां भी भारत ने चुप्पी साधने के बजाय दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने रियाद के साथ गुप्त वार्ता शुरू कर दी, जिसमें व्यापार और ऊर्जा संबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है, और दूसरी ओर उन्होंने खाड़ी के बाकी देशों जैसे यूएई और कतर के साथ रिश्ते और मजबूत करना शुरू कर दिए, ताकि सऊदी अरब पर दबाव बने कि वह पाकिस्तान की तरफदारी छोड़कर फिर से भारत के साथ खड़ा हो। इन सारी घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि अब यह मामला सिर्फ भारत बनाम तुर्की या भारत बनाम पाकिस्तान नहीं रह गया है, बल्कि असली जंग भारत बनाम अमेरिका की है, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी महाशक्ति अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए हर चाल चल रही है, और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ भारत है जो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो यह अमेरिका की वैश्विक सत्ता के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब दुनिया में 2 ऐसे लोकतांत्रिक ध्रुव होंगे जो बराबरी के साथ फैसले लेंगे, और यही वजह है कि अमेरिका हर कीमत पर इस प्रक्रिया को रोकना चाहता है। लेकिन जयशंकर की आक्रामक कूटनीति ने यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि खेल बदलने वाला खिलाड़ी है। यही कारण है कि न्यूयॉर्क की इस पूरी हलचल को अब दुनिया एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट मान रही है, जहां अगला कदम यह तय करेगा कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का असली नेतृत्व किसके हाथ में होगा। संयुक्त राष्ट्र की इमारत के भीतर जब यह खेल और गहरा होने लगा तो अचानक एक और परत खुली, जिसने भारत के सामने हालात को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि अब तक भारत सोच रहा था कि सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान ही अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, लेकिन अब यह साफ होने लगा कि यूरोप के कुछ देश भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा हैं, और पर्दे के पीछे जर्मनी और इटली की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध दिखाई देने लगी। यह वही जर्मनी था जो पिछले कुछ वर्षों से भारत के साथ व्यापार और तकनीक पर सहयोग की बात करता रहा था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मुद्दा सामने आया, उसने अप्रत्यक्ष रूप से यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप के एजेंडे को समर्थन देना शुरू कर दिया, और इटली तो खुलकर यह कहने लगा कि अगर भारत को सीट मिलती है तो फिर उन्हें भी यूरोप से एक नई सीट मिलनी चाहिए। यानी यह साफ था कि मामला सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि सौदेबाजी का भी था, और अमेरिका इसी लालच का फायदा उठा रहा था। इस खेल ने जयशंकर के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ तुर्की और सऊदी जैसे इस्लामी देशों की चालों से निपटना था, बल्कि यूरोप की इस छिपी हुई राजनीति से भी मुकाबला करना था। जयशंकर ने तुरंत रणनीति बदली और उन्होंने अफ्रीकी देशों को भरोसे में लेना शुरू किया, क्योंकि अफ्रीका के पास एकजुट होकर वोटिंग में भारी ताकत थी। उन्होंने नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और मिस्र जैसे बड़े देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें यह एहसास कराया कि भारत की स्थायी सदस्यता का मतलब होगा कि अफ्रीका की आवाज भी सुरक्षा परिषद में और मजबूत होगी, क्योंकि भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ का समर्थक रहा है, जबकि पश्चिमी देश सिर्फ अपने हित देखते रहे हैं। इस तर्क का असर हुआ और कई अफ्रीकी देश भारत के साथ खड़े होने को तैयार हो गए। इस बीच चीन भी चुपचाप यह सब देख रहा था, और उसके लिए यह स्थिति बेहद दिलचस्प थी, क्योंकि चीन जानता था कि अगर भारत को स्थायी सीट मिल गई तो एशिया में उसका वर्चस्व टूट जाएगा। इसलिए वह भी अमेरिका के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से विरोध कर रहा था, लेकिन खुलेआम सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह भारत का विरोध खुलकर करता है तो एशियाई देश और भी ज्यादा भारत के पक्ष में आ जाएंगे। इसीलिए चीन ने रूस को आगे करने की कोशिश की ताकि भारत की राह में रोड़ा अटकाया जा सके।
लेकिन रूस ने साफ संकेत दिया कि वह भारत का समर्थन जारी रखेगा और किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। यह रूस का समर्थन ही था जिसने भारत की स्थिति को बेहद मजबूत बना दिया। जयशंकर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने अपने भाषणों में बार बार यह संदेश दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता अब सिर्फ भारत की मांग नहीं है, बल्कि यह दुनिया की बदलती वास्तविकता का प्रतिबिंब है और अगर संयुक्त राष्ट्र इस हकीकत को नहीं मानता तो वह संस्था खुद बेमानी हो जाएगी। यह लाइन इतनी जोरदार थी कि पश्चिमी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से छापा और धीरे धीरे जनमत भी भारत के पक्ष में बनने लगा। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक आपात बैठक बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसे इतनी शर्मनाक हार मिली कि मात्र कुछ छोटे देशों ने उसका समर्थन किया और बाकी ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यह भारत की कूटनीति की जीत थी, क्योंकि अब दुनिया यह मान चुकी थी कि पाकिस्तान का कश्मीर राग सिर्फ एक पुराना प्रोपेगेंडा है जिसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक मोर्चे को भी सक्रिय कर दिया। अचानक अमेरिकी कांग्रेस में यह चर्चा शुरू हो गई कि भारत के व्यापारिक व्यवहार और डेटा प्रोटेक्शन कानूनों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है और इसलिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। यह एक सीधा संदेश था कि अगर भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की राह पर आगे बढ़ता है तो अमेरिका उसके आर्थिक हितों पर चोट करेगा। लेकिन यहां भी भारत ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वह अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अपने बाजार को सीमित कर देगा और रूस तथा यूरोप के साथ नए डिजिटल व्यापार समझौते करेगा। यह धमकी इतनी भारी थी कि अमेरिकी कॉर्पोरेट लॉबी खुद व्हाइट हाउस पर दबाव बनाने लगी कि भारत के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद असहज थी, क्योंकि पहली बार भारत ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया था। इसी बीच सऊदी अरब के साथ भी भारत का टकराव अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया था। भारत ने रियाद को साफ संदेश दिया कि अगर उसने पाकिस्तान का समर्थन जारी रखा तो भारत अपने ऊर्जा आयात को धीरे धीरे यूएई और इराक की ओर मोड़ देगा। यह संदेश इतना सख्त था कि रियाद के भीतर खलबली मच गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर भारत जैसा बड़ा बाजार छिन गया तो उसके तेल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। इस सब के बीच न्यूयॉर्क की गलियों में अब हर कोई यह पूछ रहा था कि क्या भारत इस बार अमेरिका को मात देकर सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हासिल कर पाएगा। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि संयुक्त राष्ट्र की हर मीटिंग अब एक सस्पेंस फिल्म जैसी लग रही थी, जहां जयशंकर एक एक चाल सोच समझकर खेल रहे थे और विरोधी देश हर बार उन्हें रोकने की नई चालें बिछा रहे थे। लेकिन फर्क यह था कि इस बार भारत सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं था, बल्कि हर कदम पर आक्रामक जवाब दे रहा था और दुनिया को यह दिखा रहा था कि नया भारत कैसा दिखता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई थीं कि जब वोटिंग का दिन आएगा तो कौन किसके साथ खड़ा होगा और क्या अमेरिका की चाल कामयाब होगी या फिर जयशंकर का यह कूटनीतिक चक्रव्यूह इतिहास रच देगा। यह सस्पेंस इतना गहरा था कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं और हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि इस ऐतिहासिक जंग का अगला कदम आखिर क्या होगा।